नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग RO का जो टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं उसमें GS का ये तीसरा टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने जो है टेस्ट 1 जो है हिस्ट्री का और टेस्ट 2 ज्योग्राफी का देख लिया है और ये जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्या कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है। तो जो आपात का उपबंध किया गया है वो आर्टिकल 18 में किया गया है। ठीक है, आपात का उपबंध जो है आर्टिकल 18 में किया गया है। जबकि भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में हमारा हो जाता है निर्वाचन। क्या हो जाता है? निर्वाचन हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो 16 है इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे SC ST हो गया। ठीक है, SC ST इन सब के लिए यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। जबकि जो हमारा भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, आपातकाल का जो उपबंध है ये अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ध्यान रखिएगा कितने तक है? 352 से 360 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यह जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? तो आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है, या उसको वाइमर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्नलिखित पर विचार करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। आंतरिक अशांति, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। तो इसमें बताना है उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि ABC के या फिर BC, ठीक है, और उसके बाद में फिर है AC और 4, इसके बाद में है AB4। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो इसमें जो हमारा B ऑप्शन है वो एकदम ठीक हो जाएगा। कौन सा? B ऑप्शन, यानी BC और 4। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। भारत के अनुच्छेद 352 के तहत 3 आपातकाल की घोषणा जो है की गई है और ये 3 आधार पर लगाए जाते हैं। भारत जो 352 है इसके तहत 3 आपात की घोषणा 3 आधार पर की जा सकती है। कौन कौन सा? पहला हो गया युद्ध के आधार पे, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण और तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। लेकिन जो हमारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो है इसमें अशांति शब्द को हटाकर इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब यहाँ पर अशांति हटा के क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह की बात की गई। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है। तो जो इसमें हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है, अगला है 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। मतलब जब 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, 1975 में घोषित आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। और उल्लेखनीय हो कि आपातकाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जिसमें आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित जो है सूचना दी जाए। अगला हमारा है राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा कितने समय में दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इसमें जो 30 दिन होगा यानी कि 1 महीने में। ठीक है, यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा 30 दिन या 1 माह के भीतर अनुमोदित हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो उद्घोषणा होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला जो हमारा है निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। तो इसमें हमको बताना है कि हमारा जो है केवल 1 सही है या केवल 2 सही है। ठीक है, या 1 2 दोनों सही है या दोनों असत्य है। ठीक है, तो जो इसमें हमारा हो जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा B, यानी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। देख लेते हैं, राष्ट्रपति कभी भी पश्चातवर्ती
ठीक है। उद्घोषणा के द्वारा आपात के उद्घोषणा को वापस ले सकता है। उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और लोकसभा को आपात की उद्घोषणा को वापस लेने का अधिकार दिया गया है यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। इसमें देख लेते हैं 7वें नंबर में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपात के प्रवर्तन के दौरान, ठीक है, संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये भी ठीक है। और संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर जो है 6 माह बाद जो है समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा 1, 2 और 3 ये तीनों बात जो है सही है। देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है तीनों कथन सत्य है, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद में आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है। तो कितने तक, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माह तक, ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर देख लेते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। तो जो हमारा 9 नंबर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, यानी 356 के आधार पर। अब देखिए इसमें व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह एक प्रकार का आपात ही है, लेकिन संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं है। आगे देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में किस अनुच्छेद में जो है प्रावधान किया गया है या वर्णन किया गया है, इस बात को पूछा गया है। तो इसमें जो है हमारा अनुच्छेद 358 भी हो जाएगा और 359 भी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, सी सही है। देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 358 और 59 में किया गया है। अगला हमारा हो जाता है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी जो इसमें हमारा केवल एक है वो सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं व्याख्या। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियों को संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक जो है लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है, तो 3 वर्ष तक। कितने, 3 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि भारत में वित्तीय आपात की उद्घोषणा अब तक कितनी बार की गई है, तो 1 बार भी नहीं की गई है। कितनी बार, 1 भी बार नहीं, 1 बार भी नहीं लगा है। कितनी बार, 1 बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और बात करें वित्तीय आपात की तो ये अनुच्छेद 360 में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा संबंधित नहीं है, ये बात बताना है। तो इसमें जो 14 का हमारा हो जाएगा सी, यानी ताराकुंडे समिति। इसके अलावा राजमन्नार समिति हो गया, सरकारिया आयोग और पिंछी आयोग, ये तीनों जो है हमारा संबंधित है। सरकारिया आयोग तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, राजमन्नार भी, और पुंछी आयोग एक बार सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2013 या 14 के एग्जाम में पूछा गया था कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो वो जो है केंद्र और राज्य के संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। मतलब जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा किसने कहा था, तो वेकेंट चलैया समिति, ठीक है। वेकेंट चलैया समिति यह सिफारिश किया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। इस समिति में कौन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, गृह मंत्री होगा, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा मुख्यमंत्री शामिल होंगे, ठीक है। 16 नंबर हम लोग देख लेते हैं। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति में। किसके, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर किया गया था। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश के लिए 1957 में, कब, 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति में अध्यक्षता किया गया था। और समिति की रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन हेतु गाँव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय, कैसी, त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कब लागू हुआ था, तो 1959 में।
अगला हम लोग देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद में लाया गया था, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा में 23 एवं 24 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया गया था तथा 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की थी और 24 अप्रैल 1993 से जो 73वां संविधान संशोधन था वो क्या हो गया था, वो पूर्णतः संशोधन पूरे देश में लागू हो गया था। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा इसमें सत्य पूछा हुआ है तो हमको सत्य बताना है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। 73वें संविधान में दिया गया। किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं, तो ये बात हमारा जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, ये बात हमारा सही हो जाता है। अगला है ग्राम सभा में केवल एक ही गांव, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण, ठीक है, मूल्यांकन करता है, तो ये भी बात गलत है। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला हमारा 19 नंबर हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। अब की बार हमको असत्य बताना है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये तो ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। अगला हमारा हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी बात ठीक है। अगला है पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है, ये बात गलत है और इसमें असत्य पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। और अगला है पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी बात एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट है, असत्य के बारे में पूछा था, तो असत्य जो हमारा सी है ये हो जाएगा। अगला हमारा यदि कोई नगर पालिका, ठीक है, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी। तो देखिए इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा जितना समय शेष बचता है बस उतनी अवधि तक काम करेगी। ठीक है, नगर पालिका की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक ही होता है। 5 वर्ष के पूर्व यदि भंग किया जाता है, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार गठित न्यायपालिका अपने जितने शेष बचे समय होते हैं बस उतना ही करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 महीना ही बचा है 5 वर्ष पूरा होने में, तो वो सिर्फ 3 माह ही कार्य करेगी। ठीक है, अगला है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो है पद आरक्षित होने चाहिए, तो 33%। कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। देख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने चाहिए। इसके बाद में हमारा 22 नंबर है कि एक पंचायत के भंग होने के कितने माह के अंदर जो है नया चुनाव कराया जाना चाहिए, तो जो 22 नंबर का हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 6 माह के अंदर कराया जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम 23 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है या किसका ऐसा अधिकार होता है जो उसके जो है नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है घटा बढ़ा सकता है या परिवर्तित कर सकता है। तो जो इसमें हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। कौन हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। देखिए नगर पालिका के लिए कितने विषय हैं, तो 18। और अगर बात कर ले पंचायत के लिए, तो पंचायत के लिए 29 विषय हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला नगर निगम जो है वो मद्रास में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, तो 1687 में। ठीक है, 1687-88 में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। इसके पश्चात 1726 में, कब, 1726 में कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में, ध्यान रखिएगा। तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुआ था। इसके बाद 26 नंबर देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान व संरक्षण प्रदान हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा बी 97वां जो संविधान संशोधन है।
ठीक है। संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों को प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह जो है 15 फरवरी 2012 से, कब से, तो 15 फरवरी, ध्यान रखिएगा 15 फरवरी 2012 से, ठीक है, लागू हुआ। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया तथा उससे संबंधित अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b) में सम्मिलित किया गया। और वर्तमान में सहकारी समिति के जो है अध्यक्ष कौन है, तो वो अमित शाह जी हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था, तो ये हमारा हो जाएगा पीके थुंगन समिति। किसने, पीके थुंगन समिति। और ये कब आई थी, तो 1988 में आई थी। कब आई थी, 1988 में आई थी। तो व्याख्या देख लेते हैं। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक जो है पारित नहीं हो पाया था। अगला हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सहकारी समिति से कौन सा संबंधित है, भाग 9 का अभी ऊपर हमने देखा था। आगे हम लोग देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कराना। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों के निर्वाचन संपन्न कराने का प्राधिकार विभाग होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से शुरू किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था। अगला देख लेते हैं, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये बात पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा जो 31 का हो जाएगा सी। अगला हमारा हो जाएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किनके द्वारा किया जाता है। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जितने भी न्यायालय होंगे उनका गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो 32 का हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब ए और बी यानी संसद के भी द्वारा और राज्य विधानमंडल के भी द्वारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 33 देख लेते हैं। तो 33 में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, इसमें स्पेशल लीव पिटीशन है, स्पेशल लीव पिटीशन है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय की तरह सर्वोच्च न्यायालय में भी कुल लंबित मामलों की तुलना में उनके निस्तारण की क्षमता कम है। सर्वोच्च न्यायालय में मामलों का बोझ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के कारण बढ़ता है, जो किसी भी पक्ष या किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में शक्ति प्रदान करता है। प्रारंभ में केवल असाधारण परिस्थितियों का प्रयोग किए जाने पर ही स्पेशल लीव की जो है बात की जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने नित्य प्रयोग की जाने वाली एक अपरिहार्य घटना हो गई है। इसके लगभग 85% मामले लंबित हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय में परामर्श के लिए राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। तो ये जो है सुमेलित है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग किया। अगला है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 131 में है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि किसमें है, 1 to 7 में, 127 में है। ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय में आरंभिक अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 131 में प्रावधान है। बाकी जितनी बातें हैं ये सभी सही मैच की हुई हैं। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कितने में है, तो ये 1 to 7 में है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो फिर हमारा 35 नंबर हो जाता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्न में से किसके परामर्श से करेगा। तो जो हमारा 35 का हो जाएगा वो बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये 222 के तहत जो है स्थानांतरण से पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। ठीक है, अगला हम लोग 36 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय था। तो देखिए, जो इसमें हमारा हो जाएगा वो प्रीवी काउंसिल हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान, जिसे आमतौर पर किंग ऑफ काउंसिल या प्रीवी काउंसिल कहा जाता था, भारत में अदालतों द्वारा पारित फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सर्वोच्च मंच था। इसने भारतीय और अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के बीच पुल के रूप में कार्य किया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, कौन, भारत सरकार अधिनियम
35 को कानून की व्याख्या करने और संघीय मामलों से संबंधित विवादों पर न्याय निर्णय के लिए एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। अगला हमारा है, यदि किसी कारणवश भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा? तो उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा या वो बैठेगा, या तो उसके अलावा जो अन्य जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा अगर, तो वो बैठेगा। ठीक है। अगला 38 नंबर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो है कि स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना। ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका में कार्यों में बाधा न पहुंचाना। ये बिल्कुल ठीक है। अगला है, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना। ये भी ठीक है। अगला है, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। तो इसमें जो हमारा 2, 3, 4 है वो एकदम सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक हो जाएगा। अगला हमारा हो जाता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जो हमारा इसका हो जाएगा कि कौन कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें दिया हुआ है मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो ये हमारे चारों सही हैं, यानी जो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? ये बात भी बताना है। तो भारत के जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी यानी PIL की, उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे, ध्यान रखिएगा, यानी PIL के समय PN भगवती। बस आप एक ट्रिक पकड़ लीजिए। अगला हमारा 41 नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 42 नंबर हो जाता है। और अगर इसी में थोड़ा सा और बात कर लें तो अगर बात करें कि इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 124, ठीक है, 124 के खंड 2 में जो है दिया गया है। ठीक है। और जो इसकी आयु होगी, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु जो है अपना पद ग्रहण करते हैं। अगला हमारा 42 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें एक एक करके। सबसे पहले है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। तो ये बात हमारा एकदम ठीक हो जाता है। अगला हमारा है, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले पहले से ही संघ या राज्य के न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हो। तो हमारा जो इसमें ए और बी दोनों है, दोनों का दोनों क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान की? ठीक है। जो भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्राप्त की गई थी? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। अब देख लेते हैं, भारत में मोबाइल कोर्ट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है 4 अगस्त। कब? 4 अगस्त 2007 को। 4 अगस्त 2007 को जो है हरियाणा के मेवात ज़िले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत, ठीक है, मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों में न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है। अगला हमारा 44 नंबर हो जाता है। 44 नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म हमको बताना है। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक है। केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। लेकिन जो हमारा मुंबई हाई कोर्ट है, यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ऐसा दिया हुआ है। तो जो 44 का हमारा सी है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत के 6 उच्च न्यायालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल और पंजाब तथा हरियाणा ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर है। अब देखते हैं, मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इतना जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग 45 नंबर देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ भारत का नागरिक हो, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगला दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्यरत हो चुका हो, ये बात गलत है। अगला है, एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, तो ये भी बात ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए और सी है, ये दोनों बात एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है गलत है, तो इसमें हमारा
बी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो एकदम सही हो जाएंगे। ए और सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी दिया हो उससे हमें मतलब नहीं, यानी हमारा ए और सी सही है, ठीक है। सी तो इसलिए, और बी और सी, तो बी तो सही हो नहीं सकता, तो इसलिए ये भी काट दीजिए, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, तो हमारा सही हो जाएगा ए और सी। अगला हमारा 46 नंबर दिया है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष की गई थी। तो ये जो है 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसी के द्वारा जो है क्या किया गया था, जो न्यायाधीश थे उनकी आयु कितनी 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक अपना पद जो है धारण कर सकते हैं, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अगला देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय में होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है 215 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 215 हो जाएगा, मतलब जो उच्च न्यायालय में अभिलेखीय साक्ष्य की बात की गई है वो 215 में की गई है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, वो 129 में जो है अभिलेखीय साक्ष्य की बात की गई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 48 नंबर देख लेते हैं। 48 है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगला है, संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इसमें जो है हमारा तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसलिए हमारा जो ए बी सी डी यानी कि जो 1 2 3 है वो तीनों सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अगला हमारा है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। इसका कार्य जो है निर्वाचक नामावली तैयार कराना है, बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, ये भी ठीक है। राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, यानी जो हमारा उपयुक्त सभी है वो सही है, यानी 1 2 3 तीनों बात हमारे लिए एकदम ठीक हो जाता है। आगे देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसमें जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पा रहा हो तो आयोग के सदस्यों से ही किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्यों को सलाह दे सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा राज्यपाल के अनुरोध पर, किसके, राज्यपाल जब अपनी अनुरोध करेगा तो उसके आधार पर जो है दिया जा सकता है। अगला हमारा 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है। किसका मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है, ये बात पूछा है। तो इसमें हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग को। ध्यान रखिएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग भारत के केंद्रीय भर्ती संस्था है, ठीक है, जिसका वर्णन, ठीक है, संविधान के भाग 14 में, किसमें, इसका जो उल्लेख है वो भाग कितने में किया गया है, भाग 14 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कितने में, तो 315 से 323 तक, 315 से 323 तक किया गया है, ठीक है। संविधान में आशा की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग मेरिट पद्धति का प्रहरी होगा। अगला हमारा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से कौन हटा सकता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है। तो जो 53 का हो जाएगा वो सी, यानी राष्ट्रपति जो है ये हटा सकता है। ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति, ठीक है। और हटाता कौन है, तो वो हटाता है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान के भाग 14 में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति गठन इत्यादि का वर्णन किया गया है। हमारा 54 है, वित्त आयोग के संबंध में कथन पर विचार करना है। देखिए इसका वर्णन जो है आर्टिकल 280 में है, ये तो ठीक है। यह एक जो है अर्धन्यायिक निकाय है, तो ये भी बात ठीक है। और इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है।
तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। तो इसमें जो हमारा 1 और 2 है ये सही हो जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पूर्व राष्ट्रपति करता है। तो कौन करता है इसका गठन? संसद ना करके कौन करती है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला हमारा 55 नंबर दिया हुआ है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। और प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति, ठीक है, वर्ष 1951 में, कब? 1951 में जो है किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो है हमारा 56 का हो जाएगा बी, ठीक है, 89। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का जो है गठन किया गया था। परंतु जो है 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में, ठीक है, पुनः संशोधन करके अनुच्छेद 338, कौन सा? 338 ए बनाया गया, ठीक है, 338 ए जोड़ा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक आयोग के रूप में स्थान दे दिया गया। हमारा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देते हैं? तो जो 57 हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, यानी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख पहली बात तो आर्टिकल 148 में है। कितने में है? कैग का 148 में है, ठीक है। यह एक लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है और संसद के पटल पर उसे रखवाता है। अगला है निम्नलिखित में से महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहली बात तो इसका वर्णन आर्टिकल 76 में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी ठीक है। इसके अलावा देख लें, यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, तो ये भी बात जो है ठीक होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है संविधान में, इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग है, तो नीति आयोग के बारे में पूछा गया है कि नीति आयोग क्या है। तो जो नीति आयोग है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। 2014 में, ठीक है, भारत में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का जो है गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला हमारा हो जाता है 60 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन किया गया तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से, किससे? संसद द्वारा पारित अधिनियम से किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में भारतीय मानवाधिकार की व्यवस्था नहीं थी। इसका गठन संसद द्वारा, किसका? संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया। और कब? तो 1992 में। ध्यान रखिएगा, 1992 में, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश की जाती है। अगला हमारा 61 नंबर है कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और केंद्रीय सूचना आयोग, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अगला हमारा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। यह देश में भ्रष्टाचार, मतलब इसका काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 63 नंबर हो जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये कितने में हमको बताना है? तो 63 का हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कितने से कितने तक है? तो ये भाग 2 में है। पहले तो ये जान लेते हैं कितने में, भाग 2 में, और कितना है? 5 से 11 तक है, ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा? लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, हाँ ये भारतीयों को प्राप्त है, बिल्कुल ठीक बात है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये भी जो है भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन विधि के समक्ष समता, तो ये भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 1 और 2 है यही सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे हमारा 65 नंबर है कि भारत और अमेरिका दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में जो है राज्यों के लिए किसी पृथक नागरिकता की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। अगला है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो देखिए, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, बल्कि वह राज्य विशेष का भी नागरिक होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 66 हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये करेक्ट है। अगला है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित 29-30 में, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, ये भी ठीक है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 26 से 28, ये नहीं होगा, क्योंकि वो कितना है, 25 से 28 है। कितना है, 25 से 28 है, ध्यान रखिएगा। और धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में है। ठीक है। जबकि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में है। और 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और 25 में अंतःकरण और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। ठीक है। तो जो इसमें हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं, उपरोक्त सभी विकल्प गलत हैं। परमादेश किसके द्वारा, तो परमादेश, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा पूछताछ होता है, परमादेश। ठीक है। परमादेश रिट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद, देखिए जो रिट संबंधी जानकारी है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में कितने में है, आर्टिकल 32 में है। और हाई कोर्ट में कितने में है, तो ये है 226 में। भी बात ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार के रिट जो है जारी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो 68 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है। तो जो हमारा 68 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान। किसे, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान। ठीक है, धार्मिक रूप से जो है ये प्रतिबंधित है, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है, जबकि ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो, धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या राज्य से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद जो 34 है, मूल अधिकारों के सशस्त्र बलों पर लागू होने के संबंध में संसद की शक्ति है, तो ये हमारा जो है गलत है। इसके अलावा अनुच्छेद 33 में मार्शल लॉ है, ठीक है, अनुच्छेद 35 में, ठीक है, मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जो है विधान है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो जो 69 है, ये देखिए 34 का मूल अधिकारों के सशस्त्र बलों पर लागू होने के लिए संसद को शक्ति है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें जो हमारा 1 है और 2 है, ये दोनों सही हो जाएगा, जबकि जो हमारा तीसरा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए एकदम ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी। तो जो ये हमारा अनुच्छेद था 19(1) के 6 में थी। किसमें, नहीं सॉरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसमें थी, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को 19(1) किसमें, 19(1) चा में रखा गया था। ठीक है, तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। और किसमें था, तो अनुच्छेद 31 में भी था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और इसको अब कहाँ रखा गया है, तो 300A में रखा गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार जो है किस देश से लिया गया है। तो ये USA से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, जबकि राष्ट्रपति पर महाअभियोग संबंधी प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला हमारा हो जाता है भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस आने के अधिकार को किस अनुच्छेद में जो है शामिल किया गया है। तो 72 का हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21।
देखिए, भारतीय नागरिकों को विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के लिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। जबकि देश के भीतर, अगर बात करें देश के भीतर घूमना है तो बाहर में तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें देश के भीतर तो ये हो जाएगा 19 में, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए, जो हमारा दिया हुआ अनुच्छेद 41, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो ये बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं संबंधी उपबंध, ये भी ठीक मैच है। अगला है अनुच्छेद 43 का में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, न कि ए में, यानी का में नहीं है। जबकि अनुच्छेद जो 43 का है उसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामकारों को भाग लेने की, ठीक है, मजदूरी नहीं बल्कि भाग लेने की बात की गई है। बाकी कर्मकारों को भाग लेने की बात ये आर्टिकल 43A में है, जबकि निर्वाह संबंधी मजदूरी ये 43। अगला अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, तो ये भी बात एकदम ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 73 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा देख लेते हैं इसका व्याख्या। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, जबकि अनुच्छेद 43 का में उद्योग के प्रबंधन में काम जो कर्मकार हैं उनको भाग लेने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला हम 74 देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, पहला भारत के जो ये भाग 4 में DPSP है और 36 से 51 तक है, आयरलैंड से लिया गया है, ये भी बात एकदम ठीक है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का जो है निर्माण करना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 74 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी हमारे सही हैं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा 75 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं इसमें भी। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों, ठीक है, किसका, सहकारी समितियों की जो अभिवृद्धि से संबंधित बात है, बिल्कुल ठीक है। अगला अनुच्छेद 48 से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, तो ये भी जो है हमारा 75 का ये हमारा जो है। अगला हमारा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 48B है, ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण संबंधी प्रावधान यह आर्टिकल 40A में नहीं है ये, बल्कि 49 में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों के रक्षा से संबंधित बात करता है। बाकी अगर बात कर लें, अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, जबकि 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स, औषधि आदि पर जो है प्रतिबंध करता है। अगला हमारा है, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व 39A, ठीक है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, किसके 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला हमारा 77 है, बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है। तो 77 का हमारा बी हो जाएगा 3 माह, कितना, 3 माह तक। अगला दिया हुआ है कि सहकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों, यानी EWS की बात कर रहा है, ठीक है, के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई थी। तो ये हमारा जो है 103वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 2019 में जो है 10% आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन है। अगला है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। मतलब केंद्र राज्य से जो संबंध है वो भारत के किस संविधान के किस भाग में है। तो ये हमारा जो है भाग 11 में है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध, जबकि अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध और 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है। अगला हम 80 नंबर देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये हमारा 80 का हो जाएगा ए, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे हम 81 नंबर देख लेते हैं। समस्त भारत या इसके किसी भूभाग में कानून बनाने का अधिकार जो है किसे दिया गया है। तो 81 का हमारा हो जाएगा संसद के पास में। किसके पास में है, संसद के पास में है। संविधान के भाग
11 में, कितने में, भाग 11 में 245 से 55 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में, कितने में, 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के अपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। किसी राज्य या विधानमंडल या संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। 82 नंबर हम लोग देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषय में जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, किसका, अब ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात की गई है, तो कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 263 में पहली बात तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन की बात की गई है, और राष्ट्रपति केंद्र, ठीक है, में जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति, यानी कि जो गठन करने का कार्य करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद गठन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 82 का जो हमारा हो गया। अगला हम 83 नंबर देख लेते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है, तो जो है वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग का गठन किसमें किया गया है, आर्टिकल 280 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में करता है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हम 84 की बात करें तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है। जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, कौन सा, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, इसका संबंध किससे है, तो 84 का जो हमारा हो जाएगा सी, केंद्र राज्य के संबंध से है। किससे, केंद्र राज्य के संबंध से। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध लैंडर राज्य संबंधों से है। यह प्रस्ताव 1973 में, ध्यान रखिएगा, यह प्रस्ताव कब आया था, तो जो ये प्रस्ताव आया था ये 1973 में आया था, ध्यान रखिएगा। अकाली दल पंजाब में आनंदपुर साहिब में हुआ था। इसमें कहा गया था केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंध एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देना चाहिए एवं संविधान को वास्तविक रूप से संघीय बनाया जाना चाहिए। केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला हमारा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, तो इसमें हमारा 85 का सी हो जाएगा, यानी कौन करता है, संसद करता है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद बना सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला हमारा 86 नंबर है भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, तो ये कहाँ लागू होंगे, तो 86 का हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल ठीक है। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर, ये भी ठीक है। विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर भी होगा, तो यानी उपयुक्त सभी पर होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हम लोग जो है 86 के बाद में 87 नंबर देख लेते हैं। अगला हमारा 87 नंबर हो जाता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। केंद्र सरकार ने 1966 में, कब, 1966 में जो है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है गठन किया था। और आयोग की रिपोर्ट के अध्यक्ष के लिए MC सीतलवाड़ अध्यक्षता में एक जो है गठन किया गया था, ठीक है। तो 87 का हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला हमारा 88 नंबर हो जाता है यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होती है, तो जो 88 का हो जाएगा बी, यानी केंद्र की संचित निधि पर। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य सरकार के ऋण लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन पर आवश्यक धनराशि केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होगी, ठीक है। इसके बाद 89 नंबर देख लेते हैं संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों की जो है व्याख्या की गई है, तो 89 का जो हमारा हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बी, यानी 256 से 263 तक। और ये किस भाग में है, तो भाग 11 में है, ध्यान रखिएगा, इसमें है भाग 11 में है। आगे हम बात कर लें कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसमें दिया हुआ है, तो 90 का हमारा हो जाएगा सी, यानी 1992 में, ठीक है। जबकि समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में की गई थी, जबकि 1980 में, कब, 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की। जबकि अगर बात कर ले 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना और 1996 में राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो 91 का इसमें जो, अब तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ 6 हैं और आम आदमी पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। 92 नंबर हम लोग देख लेते हैं किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी होनी चाहिए।
कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए, गलत है। 4 अथवा, ठीक है, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 8% होना चाहिए, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे। ठीक है, जो हमारा चुनाव हुआ था वो किस नंबर का था, तो देखिए जो इसमें हो जाएगा 17वें नंबर का। ठीक है, 17 नंबर का था। और देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। तब से लेकर और अब 2019 तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग 94 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें जो हमारा 94 है उसका ए हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक जो हमारा है वो सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ये नहीं होगा, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें इसके निर्वाचक मंडल की, तो देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा दिल्ली एवं पांडुचेरी के सदस्य शामिल होते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी एमएलए होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यही इसका निर्वाचक मंडल है। जबकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं या फिर विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, एक बार फिर से बताना है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी ठीक है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है, ये भी ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली, नहीं भैया, जज जो है जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कोलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। ठीक है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बिल्कुल ठीक सुमेलित है। अगला है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी ठीक है। अगला है राज्यपाल का अभिभाषण, नहीं, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा। इसमें राज्यपाल को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राष्ट्रपति को कितने में है, 1 to 3 में है। ठीक है। अगला है 174 में विधानसभा का विघटन। तो बाकी सभी सही मैच है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही मैच नहीं है। अगला एक बार फिर से देख लेते हैं 97 नंबर। ठीक है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के रूप में कनाडा से जो है लिया गया। हाँ, संघीय व्यवस्था बिल्कुल ठीक बात है, कनाडा से लिया गया है। अगला है भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है और इसके लिए आर्टिकल 57 है, पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया है। अगला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, अगला है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में, नहीं, ये 60 में, अनुच्छेद कितने में है, 60 में है। तो इस प्रकार से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला हमारा 98 नंबर है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ये बात एकदम ठीक है। वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है, ये भी ठीक है। वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारिता रखता है। तो इसमें जो हमारा 1, 2, 3 है, तीनों ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है। तो जो राज्यपाल है इसमें 1/6 सदस्यों को, कितने, 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा 100 नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों यानी मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो जो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे और ये यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ, रूस से, ठीक है, लिया गया है। अगर बात करें तो प्रारंभ में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे जब संविधान बना था, मूल में तो 0 थे। ठीक है, उसके बाद में फिर 10 हो गए। ठीक है, जब ये बना और इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 हुआ तो फिर हमारा कितना, एक और जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं, 11 हैं।
हमारा 101 हो जाता है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल ठीक बात है। और 53 में क्या कहा गया? तो 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बिल्कुल ठीक है। 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है, ये भी एकदम ठीक है। और इसके बाद में 54, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात है, ना कि पदावधि की। तो ये हमारा गलत हो गया, इसमें क्या है? निर्वाचक मंडल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं 102 नंबर। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित कौन कौन होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है। 102, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने बता रखा है कि दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ जो है निर्वाचित होंगे सदस्य, वहाँ वहाँ के शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है एकदम ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग 103 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रपति के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो 103 में जो हमारा हो जाएगा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, यही बात जो है हमको सही बतानी थी, तो यही जो है हमारा देख लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 103 नंबर, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करता है, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है, ये भी एकदम ठीक है। इसके अलावा जो है भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तो इसमें हमारा तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसके अनुसार जो है जहाँ कहीं भी हमारा डी ऑप्शन मिल जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो यानी हमारा उपयुक्त सभी एकदम ठीक हो जाएगा। अगला हम लोग 104 नंबर देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, ये बात पूछा हुआ है। तो देखिए माता पिता अथवा अभिभावक को अपने 8 वर्ष, अब यहाँ 8 वर्ष नहीं होगा, पहली बात तो यहाँ से 6 से 14, तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा यही गलत हो गया, बाकी जितने भी दिए हुए हैं ये सभी सही हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 105 नंबर। 105 नंबर में क्या कहा गया है? देखिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह भारत का नागरिक हो। भाई भारत का नागरिक होना ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो। अगला है 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, पूछा है कि निम्नलिखित में से अर्ह होगा, ठीक है, 105। तो इसमें जो है इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो भारत का नागरिक होना भाई ये तो कोई ज़रूरी है नहीं। हाँ, उसके अलावा अगर बात कर ले वह 30 नहीं, यहाँ 35 वर्ष होगा। कितना होगा? 35 वर्ष होगा। तो इसलिए जो हमारा केवल ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन ए जो हमारा है ये एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगला है एक राज्यपाल एक से अधिक जगहों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी ठीक है। अगला है जब तक राज्यपाल उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा, ये भी ठीक है। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने तक पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता, तो यह बात एकदम गलत है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब, ठीक है, तो कब नियुक्त किया जा सकता है? जब उसकी आयु 35 वर्ष हो जाए। 25 वर्ष का कोई मतलब नहीं, 30 वर्ष कोई मतलब नहीं है। आयु निर्धारण नहीं किया गया, नहीं भाई, निर्धारण न्यूनतम किया गया है, अधिकतम का पता नहीं। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो देखिए महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का विधिक अधिकारी होता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा चाहे महान्यायवादी हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हो गए, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला हमारा 109 नंबर दिया हुआ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला दिया हुआ है इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया, तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। अगला है इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया, ठीक है, तो यह बात जो है ठीक नहीं है, ठीक है। अगला है गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था, ये भी ठीक है। भारत का प्रथम जो वायसराय था वो कैनिंग था। अब देख लेते हैं
भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारत के संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है 110 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, तो संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अगला हमारा हो जाता है कि 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान में कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? तो इसमें जो है 16 जो है हो गए थे। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और इसी दिन भारतीय संविधान में 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। अगला हमारा दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी, बिल्कुल गलत है। इसने प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया, ये भी गलत है। अगला, इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया, तो ये भी जो है गलत है। तो इसमें हमारा कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें कोई भी नहीं सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था एवं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम में। इन राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। इसके अलावा 7 लोग कुल जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। सदस्य कौन कौन से थे तो देख लेते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला थे, बी एल मित्र और डी पी खेतान थे। इसमें जो है बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो टी टी कृष्णाचारी को जो है सम्मिलित किया गया था। हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए थे? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे, ठीक है, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था, तो ये बिल्कुल जो है ठीक है। अगला है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था, ये गलत है। अगला है, कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को जो है कर दिया गया था, तो ये भी बात एकदम गलत है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। कौन सा? केवल एक सही है। ठीक है, अगला हमारा 115 नंबर है कि प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो थे तो ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं पूछा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के थे कौन? तो इसके थे पटेल जी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति के कौन थे? यस वर्दाचारी थे, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें राज्यों से समझौता करने वाली समिति कौन थी, तो जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से यह कथन किसका था कि उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है? यह बात किसने कही थी? तो यह सुभाष कश्यप जी ने कही थी। ठीक है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीति का जन्मपत्री कहा और सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है, संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह बात किसने कही? सुभाष कश्यप जी ने कही थी। अगला हम 117 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया? किसका? हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था। तो जो हमारा 117 नंबर है उसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसी में जो है पृथक निर्वाचक मंडल हिंदू और मुस्लिम के लिए मांग की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार उस समय अधिनियम जो है था। ठीक है, अगला हमारा 118 नंबर हो जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था? ठीक है, तो 118 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अगला हमारा 119 नंबर हो जाता है।
119 नंबर जो हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है और उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है तथा इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ये भी बात गलत है। अर्थात ना तो एक सही है ना तो दो सही है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 120 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, तो यानी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है भारतीय संविधान की विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। आगे हम लोग 121 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? ठीक है, तो जो इसमें हमारा हो जाएगा, कौन विरुद्ध है? तो देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। कौन सा? स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। ठीक है, अगला हमारा 122 नंबर हो जाता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो कौन सी ली गई है, ये बात हमको बताना है। तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो है, पहली बात तो समवर्ती सूची का प्रावधान पूछा है, कौन सी नहीं ली गई है? ठीक है, कौन सी नहीं ली गई है? समवर्ती सूची, ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का, ठीक है, और इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसमें हमारा कोई भी नहीं लिया गया है, यानी तीनों नहीं लिया गया है। अगला हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन से कथन गलत है? प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है, प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। पूछा है कौन सा गलत है? तो इसमें जो है 368 भी सही है और ये भी, तो यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, ना तो एक ना तो दो, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। यानी हमारी ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों सही लिखा हुआ है। अगला हमारा 124 नंबर हो जाता है, विधान परिषद के विषय में सत्य कथन। इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है, यह बात बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद बात कर लें तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक नहीं होगी। और इसके अलावा इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो हमारा 1 और 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 1 और 3 एकदम सही हो जाएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। आगे हम लोग 125 नंबर देख लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। कौन से? अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, यानी हमारा जो 1 और 2 है यही सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो ये जो है आर्टिकल 74 में होगा। ठीक है, अगला हम लोग 127 नंबर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सत्य बताना है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में किसी का सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और वह बहुमत दल का नेता होता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? एकदम ठीक हैं, इसीलिए 127 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला हमारा है 128 नंबर, उसमें देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 1/4 सदस्यों का, कितना? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना एकदम आवश्यक है और 14 दिन पहले नोटिस दी जानी चाहिए। उसके बाद में महाभियोग का जो प्रस्ताव पारित होगा वो भी 2/3 सदस्यों के द्वारा ही पारित होगा। ठीक है, अगला हमारा 129 नंबर हो जाता है कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता जो पद है उसका प्रावधान किया गया है? तो महाधिवक्ता के जो पद का प्रावधान है, ठीक है, वो आर्टिकल 165 में किया गया है। कहाँ किया गया है? 165 में महाधिवक्ता पद का जो है प्रावधान किया गया है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये हमारा जो है 130 नंबर है, विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। यह भारत के सभी राज्यों में है। ठीक है, विधान परिषद, तो ये गलत है, सिर्फ कितने जगहों पर है? 6 राज्यों में है। अगला है, इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ये भी जो है बिल्कुल गलत बात है। अगला, विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम वर्ष जो आयु है, ठीक है, वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी बात ठीक नहीं है।
अगला है राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि 1/6 सदस्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला हम लोग 131 नंबर देख लेते हैं कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम कितने समय होते हैं। तो जो 131 का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, यानी 4 माह का समय होता है। कितना होता है? 4 माह का समय होता है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे हम लोग 132 नंबर देख लें। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो प्रावधान है वो कितना किया गया है, तो 108 के तहत। ठीक है, कितना? 108 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला हमारा 133 नंबर जो हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये बात हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ठीक है, ये जो है संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। इसके अलावा संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ठीक है, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने की विशेषाधिकार, ये सब जो है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार है। लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये जो है इनका अधिकार नहीं है। आगे हम लोग 134 नंबर की अगर बात कर लें तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। और राष्ट्रपति संसद के दोनों, ठीक है, सदनों को इस प्रकार आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की बैठक के मध्य जो है 6 माह से अधिक का जो है अंतराल ना हो। इस प्रकार एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठक और, ठीक है, दोनों बैठकों के बीच 6 से अधिक माह का अंतर नहीं होना चाहिए। और सामान्य वर्ष में जो है संसद में अधोलिखित 3 प्रकार के जो है सत्र बुलाए जाते हैं। तो कौन कौन से बुलाए जाते हैं? देखिए एक तो बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। ठीक है, इसके बाद मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है। और जो ग्रीष्मकालीन होता है वो नवंबर और दिसंबर में चलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें देखिए शीतकालीन हो गया हमारा, तो यानी कि हमारा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन जो हमारा ये है ग्रीष्मकालीन, ऐसा कोई सत्र नहीं है। तो हमारा जो ग्रीष्मकालीन है यही जो है संसद के किसी सत्रों में शामिल नहीं है। अगला हमारा 135 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। तो देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद एक निश्चित कार्यकाल होता है, मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला है मंत्रिपरिषद, देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए मंत्रिपरिषद एक निश्चित कार्यकाल होता है, नहीं, इसको भंग किया जा सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर नहीं पूछा है ना। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या का जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 135 का, वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के अधिकृत हैं। तो कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। आगे देखते हैं राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो हमारा 137 का जो है कौन सा कथन जो है सत्य है, यही बताना है। तो देखिए वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला है राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं। अगला है वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है। अगला है वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है। ठीक है, तो इसमें जो 137 का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 138 नंबर जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, किसको? संसद को अयोग्य घोषित कर सकता है। देखिए वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है। अगला है वह कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है।
अगला है वह किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। तो इसमें जो तीनों है इसके हिसाब से अयोग्य घोषित कर सकती है, यानी हमारे तीनों जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा 139 नंबर हो जाता है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे इसी में समझ लेते हैं कि जो सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं ये भी हम यहीं पर देख लेंगे। तो उसमें पहला हमारा हो जाएगा साधारण कटौती। कौन सा हो जाएगा? साधारण कटौती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा घटकों में कटौती, ठीक है, घटकों में कटौती। और तीसरा हो जाएगा कंगारू। कौन सा? कंगारू कटौती। और चौथा है गिलोटिन। कौन सा है? गिलोटिन कटौती, ध्यान रखिएगा कौन सा है? गिलोटिन कटौती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। अगला हमारा हो जाता है और लास्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ लोकसभा सीट है। देखिए पंजाब में कितने सीट हैं? तो पंजाब में जो है यहाँ 12 सीट ना होके कितना सीट है? तो 13 सीट है। कितना है? 13 सीट है। बाकी जो राजस्थान में है 25 है, गोवा में 2 है और बिहार में 40 है। ये बात ठीक रखिएगा। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, लेकिन पंजाब में हमारा जो है 12 ना होकर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। तो कौन सा पूछा है? राज्य और लोकसभा सीट, और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा पंजाब जो है ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने 140 प्रश्न देखे राज्य व्यवस्था के, और ये हमारा जो है टेस्ट 3 था। कौन सा था? टेस्ट 3 था, टेस्ट नंबर 3 था। तो इसको जो है आप लोग देखिएगा और फिर हमें बताइएगा इसमें क्या जो है सुधार किए जा सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो आप लोग हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई है हमको समझाने में तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या जो है गलती हुई है उसको बताइएगा, फिर हम देखेंगे और सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।